लेक्चर में हम डाइवर्जेंस थ्योरम की बात करेंगे। अपने तमाम लेक्चर्स जो कि हमने पिछले लेक्चर्स देखे हैं, जिसमें हमने लाइन इंटीग्रल निकालना सीखा, उसके बाद सरफेस इंटीग्रल को निकालना सीखा, उसके बाद ग्रीन्स थ्योरम पर हमने बात की और उसी की कंटिन्यूशन में जो नेक्स्ट थ्योरम है ग्रीन्स थ्योरम के बाद वो है डाइवर्जेंस। तो इस लेक्चर को देखने से पहले आप उन तमाम लेक्चर्स को ज़रूर देखें, ख़ास तौर पे सरफेस इंटीग्रल का जो लेक्चर है, सरफेस इंटीग्रल 1 एंड सरफेस इंटीग्रल 2, उसे देखकर फिर हम इस पे अपनी बात करेंगे और ग्रीन्स थ्योरम को भी देख लें ताकि ये डाइवर्जेंस थ्योरम आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। बेसिकली डाइवर्जेंस थ्योरम एक रिलेशन है और वो क्या रिलेशन है इसको डिफाइन किया है। रिकॉल द ग्रीन्स थ्योरम एस्टेब्लिशेस अ रिलेशनशिप बिटवीन अ डबल इंटीग्रल ओवर अ प्लेन रीजन एंड द लाइन इंटीग्रल ओवर द बाउंड्री ऑफ द रीजन। ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ये ग्रीन्स थ्योरम की स्टेटमेंट है। उसमें ग्रीन्स थ्योरम में क्या करते हैं, लाइन इंटीग्रल को डबल इंटीग्रल के थ्रू कैलकुलेट करते हैं। ये दूसरे अल्फाज में ये कह सकते हैं कि डबल इंटीग्रल को लाइन इंटीग्रल से रिप्रेजेंट करते हैं। अच्छा, वो डबल इंटीग्रल ओवर द प्लेन होता है और लाइन इंटीग्रल ओवर द बाउंड्री ऑफ द कर्व होता है, ऑफ द रीजन है। सिमिलरली द डाइवर्जेंस थ्योरम, इन डाइवर्जेंस थ्योरम वी विल एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप। क्या रिलेशनशिप है? बिटवीन अ ट्रिपल इंटीग्रल ओवर अ सॉलिड एंड अ सरफेस इंटीग्रल ओवर अ बाउंड्री ऑफ द सॉलिड। तो बेसिकली डाइवर्जेंस थ्योरम एक रिलेशनशिप है जिसमें सरफेस इंटीग्रल और ट्रिपल इंटीग्रल की आपस में एक कनेक्शन, या फिर हम ये कह सकते हैं कि यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम हम ट्रिपल इंटीग्रल कैलकुलेट कर सकते हैं और वो सरफेस इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करेगा, सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। या फिर आप ये कह सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रल को ट्रिपल इंटीग्रल की फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन का नाम, अगर वो सारी कंडीशन डाइवर्जेंस थ्योरम की फुलफिल हो जाएं तो वो है एक्चुअली डाइवर्जेंस थ्योरम। गॉस ने इस थ्योरम को प्रेजेंट किया था। गॉस इज़ वन ऑफ द बिग नेम इन मैथमेटिक्स। कार्ल फ्रेडरिक गॉस बहुत बड़ा नाम है मैथमेटिक्स का और कई इसके काम है। नंबर थ्योरी पे इसने काम किया है और अलजेब्रा पे इसने काम किया और ज्योमेट्री पे इसने ये थ्योरम प्रोवाइड किया था और इसके थ्योरम को गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम या इन शॉर्ट गॉस थ्योरम भी कहते हैं और शॉर्ट नेम जो है इसका डाइवर्जेंस थ्योरम। तो डाइवर्जेंस थ्योरम नाम से ही जाहिर हो रहा है इस पे आपको डाइवर्जेंस कैलकुलेट करना आता होगा, क्योंकि डाइवर्जेंस हमने कैलकुलेट करना सीखा है पिछले लेक्चर्स में। डाइवर्जेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, कर्ल एंड डाइवर्जेंस का एक लेक्चर था, उसमें डाइवर्जेंस की कैलकुलेशन सीखी है हमने। तो डाइवर्जेंस थ्योरम बेसिकली डिपेंड ही करता है डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड, किसी वेक्टर फील्ड के डाइवर्जेंस पर। इस थ्योरम के स्टेटमेंट को ज़रा सा गौर करें। लेट जी बी अ सॉलिड। सॉलिड क्या हो सकता है? सॉलिड कोई भी 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री जो है, अगर वो इनर और आउटर साइड में फुल पैक्ड है और 3D में रिप्रेजेंटेशन है उसकी, उसे हम सॉलिड कहते हैं। जैसे कि क्यूबिक बॉक्स है, क्यूबिक बॉक्स जो 3 साइडेड बॉक्स है वो एक सॉलिड है। इसी तरह एक स्फेयर है, स्फेरिकल बॉडी, स्फेयर जो होता है, यानी कि जो लाइक आप कह लें कि गोल कोई भी स्फेरिकल बॉडी हो वो एक सॉलिड है, सॉलिड मटेरियल है। एक इसकी एक अगर एग्जांपल हम देखें, ये मेरे पास वुड पैक है ये, और ये 3 डायमेंशनल है और बिल्कुल ये हर तरफ से सॉलिड है। इस तरह इसकी लेंथ भी है, इसकी विड्थ भी है, इसकी हाइट भी है, तो ये एक सॉलिड मटेरियल कहलाएगा। तो सॉलिड से मुराद यहाँ पे ऐसे तमाम ऑब्जेक्ट्स होंगे जो कि अंदर से भी सॉलिड हो, ठोस हो, और वो 3 डायमेंशनल उसकी रिप्रेजेंटेशन 3D में उसको रिप्रेजेंट किया जाए। सो
सॉलिड से मेरा ये लेट जी बी ए सॉलिड, वही एनी सॉलिड हो सकता है, ये एक रेक्टेंगुलर सॉलिड कहलाएगा। इसी तरह एक क्यूबिक बॉक्स भी होता है। क्यूबिक बॉक्स वो होता है कि इसके हर साइड की लेंथ सेम होती है, यानी कि हर साइड की तरफ से वैल्यू सेम आती है, यानी कि हर साइड में स्क्वायर होता है, स्क्वायर बना हुआ होता है, तो वो क्यूबिक बॉक्स कहलाता है। विथ सरफेस सिग्मा ओरिएंटेड आउटवर्ड, आउटवर्ड ओरिएंटेशन मतलब ओरिएंटेशन पे हमने अपनी बात की थी। आउटवर्ड ओरिएंटेशन से मेरा जो है अप साइड ओरिएंटेशन होगी, यानी कि इसके ऊपर से आउटवर्ड ओरिएंटेशन। अगर इनसाइड ओरिएंटेशन है इन दी बॉडी तो वो इनसाइड ओरिएंटेशन। इस पे भी मजीद बात करेंगे ओरिएंटेशन और क्या हो सकती है। लेट जी बी अ सॉलिड वेयर सरफेस सिग्मा ओरिएंटेड आउटवर्ड इफ एफ, ये एफ एक वेक्टर फील्ड है और एक वेक्टर गिवन एफ आई प्लस जी जे प्लस एच के, where f, g and h have continuous first partial derivatives on some open set containing g. small f, small g, small h जो है ये इनकी ख़ास बात क्या होगी, इनका फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव जो होगा ये कंटिन्यूस होगा। तो अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाए, सॉलिड हो, ओरिएंटेड आउटवर्ड हो, सरफेस का इंटेग्रल निकालना हो, वेक्टर फील्ड गिवन हो, एफ जी एच कंटिन्यूस, तो 5 डिफरेंट कंडीशंस आ गई। एफ जी एच का फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव कंटिन्यूस हो, इन दैट केस दिस सरफेस इंटेग्रल, ये सरफेस इंटेग्रल है लेफ्ट हैंड साइड। सरफेस इंटेग्रल के लेक्चर को आप देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि हाउ टू फाइंड सरफेस इंटेग्रल इन डिफरेंट ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स। So this surface integral can be represented by this triple integral of the divergence of f dv. Basically जब डबल इंटेग्रल की बात करते हैं तो हम dA लिखते हैं, वो एरिया देता है आपको। ट्रिपल इंटेग्रल की बात करते हैं तो हम dv लिखते हैं, ये वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। तो ये आपको वॉल्यूम प्रोवाइड करता है, इसलिए dv से रिप्रेजेंट। g जो है ये सॉलिड को डिफाइन करता है। डाइवर्जेंस ऑफ f यानी कि ओवरऑल ये जो फंक्शन है ये डाइवर्जेंस है, एफ का डाइवर्जेंस है, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। तो डाइवर्जेंस ऑफ एफ का आपको क्या फाइंड आउट करना है, ये आपको ट्रिपल इंटेग्रल फाइंड आउट करना है। अब कुछ एक पॉइंट्स हैं जो कि आप समझ लें ज़रूरी है। इसमें एक तो आपको डाइवर्जेंस कैलकुलेट करने आना चाहिए, और डाइवर्जेंस सिंपल है। अगर आपको वेक्टर फील्ड एफ गिवन है तो उसका डाइवर्जेंस कैसे निकलेगा, पार्शियल एफ बाय पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल जी बाय पार्शियल वाई प्लस पार्शियल एच बाय पार्शियल जी, यानी कि एफ को विद रिस्पेक्ट टू एक्स, जी को विद रिस्पेक्ट टू वाई एंड एच को विद रिस्पेक्ट टू जी आपको पार्शियली डिफरेंशिएट करना और सबको एड अप करना। ओवरऑल ये रिजल्ट आएगा आपके पास डाइवर्जेंस आएगा किसी वेक्टर फील्ड एफ का। ये बात गौर करने की कि किसी वेक्टर फील्ड का जो डाइवर्जेंस आता है वो एक स्केलर आता है, क्योंकि यहाँ पे कोई वेक्टर की रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अच्छा, सॉलिड की अभी हम एग्जांपल की बात कर रहे थे। मज़ीद आप अगर ये देखें, सॉलिड ये सॉलिड बॉक्स कहलाएगा। दिस इज़ अ सॉलिड बॉक्स, इसके चारों साइड की लेंथ एरिया इक्वल होगा। अच्छा, ये सॉलिड स्फीयर कराएगा, ये गोल एक फुटबॉल लाइक कोई चीज़ होगी, लेकिन अंदर से भी वो ठोस मटेरियल होगा। अच्छा, ये सॉलिड सिलेंडर कहलाएगा। सिलेंड्रिकल शेप होते हैं, सिलेंडर होते हैं, लेकिन वो सॉलिड सिलेंडर से मिला तो अंदर से भी कोई ठोस चीज़ हो। तो इस तरह के आपको सॉलिड्स गिवन दिए जाएंगे। ओरिएंटेशन पर अब अभी हमारी बात हो रही थी, तो ओरिएंटेशन बेसिकली ओरिएंटेबल सरफेस गिवन होना चाहिए। सरफेस का ओरिएंटेशन अब किस तरीके से कह सकते हैं, एक तो इनवर्ड ओरिएंटेशन होती है सरफेस पे और एक आउटवर्ड ओरिएंटेशन। सरफेस मतलब अपर पार्ट जो होता है, जो बाउंड्री एरिया होता है, उसे सरफेस कह रहे हैं। इनवर्ड ओरिएंटेशन टुवर्ड द सॉलिड, अगर डायरेक्शन टुवर्ड द सॉलिड तो वो इनवर्ड ओरिएंटेशन है। आउटवर्ड ओरिएंटेशन अवे फ्रॉम द सॉलिड, डायरेक्शन अवे फ्रॉम द सॉलिड हो तो वो आउटवर्ड ओरिएंटेशन उसे हम कहेंगे।
थोड़ा सा डाइवर्जेंस थ्योरम की स्टेटमेंट और उसकी मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव पे गौर करते हुए हम अगर बात करें तो डाइवर्जेंस थ्योरम स्टेट्स दैट अंडर एप्रोप्रिएट कंडीशंस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या प्रोवाइड करता है आपको, द फ्लक्स। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, डाइवर्जेंस थ्योरम आपको फ्लक्स प्रोवाइड करता है। लास्ट सरफेस इंटीग्रल के लेक्चर में हमने फ्लक्स के बारे में पढ़ा था और मैंने आपको बताया था कि फ्लक्स क्या है, फ्लक्स इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट करते हैं। फ्लक्स इंटीग्रल बेसिकली सरफेस इंटीग्रल ही होता है, सरफेस इंटीग्रल के थ्रू ही हम फ्लक्स को फाइंड आउट करते हैं। तो फ्लक्स को समझने के लिए उसमें डिटेल हमारी मौजूद है कि फ्लक्स है क्या। सो द एप्रोप्रिएट कंडीशंस ऑफ द फ्लक्स ऑफ अ वेक्टर फील्ड अक्रॉस द क्लोज्ड सरफेस विद आउटवर्ड ओरिएंटेशन is equal to the triple integral of the divergence of the field over the solid region enclosed by the surface। तो बेसिकली ये जो यहाँ से यहाँ तक स्टेटमेंट है ये डाइवर्जेंस थ्योरम के पॉइंट्स को वाजे कर रहा है कि डाइवर्जेंस थ्योरम में हमें बेसिकली फ्लक्स फाइंड आउट करना है। किसी फ्लोइंग बॉडी या फ्लोइंग मटेरियल का फ्लक्स होता है, फ्लक्स मीन टू फ्लो, सो उस फ्लक्स को यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि डाइवर्जेंस थ्योरम के थ्रू क्या किया जाता है कि हम उसके थ्रू फ्लक्स इंटीग्रल या सिर्फ फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस इज़ वन ऑफ द एप्लीकेशन ऑफ द डाइवर्जेंस थ्योरम। तो ये एक प्रॉब्लम है जो कि आपको देखना है कि क्या कह रहे हैं इस प्रॉब्लम में। यूज डाइवर्जेंस थ्योरम टू कैलकुलेट दी सरफेस इंटीग्रल। ये है सरफेस इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल और एस सरफेस है, कभी एस लिखते हैं कभी सिग्मा लिखते हैं, नो मैटर कुछ भी हो रिप्रेजेंटेशन। एफ डॉट डी एस सरफेस इंटीग्रल के लिए एफ डॉट डी एस भी कहा जाता है और एफ डबल इंटीग्रल एस एफ डॉट एन डी एस भी कहते हैं। ये दोनों सेम रिप्रेजेंटेशन, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, दोनों ही के दोनों सरफेस इंटीग्रल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो कभी हम ये यूज़ करेंगे कभी ये यूज़ करेंगे और ये ओवरऑल फाइनली एट द एंड आपको फ्लक्स प्रोवाइड करते हैं, फ्लक्स देते हैं। तो यूज डाइवर्जेंस थ्योरम टू कैलकुलेट द सरफेस इंटीग्रल दिस दैट इज टू कैलकुलेट द फ्लक्स ऑफ एफ ओवर एस, यानी कि फ्लक्स फाइंड आउट करना है वेक्टर फील्ड एफ का ओवरऑल किस पे, सरफेस एस पे। इफ वेक्टर फील्ड एफ इज गिवन बाय 3xi plus xyj plus 2xzk where the solid G is the cube bounded by the planes x0 x1 y0 y1 z0 z1। ये क्यूबिक बॉडी जो कि डिफरेंट प्लेन से बाउंडेड है, उसकी एक एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि अगर ये आपका वेक्टर फील्ड किसी ऐसे सॉलिड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि क्यूबिकल बाउंडेड है और उसकी बाउंडेड इन प्लेन्स के थ्रू हो रही है, तो बताएं हम उस क्यूबिकल बॉडी के फ्लक्स ऑफ वेक्टर फील्ड को ओवरऑल सरफेस पर कैसे फाइंड आउट करें। तो बेसिकली डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज़ करके हम फ्लक्स फाइंड आउट कर सकते हैं जो कि सरफेस इंटीग्रल के थ्रू। दिस इज अनदर प्रॉब्लम इफ एफ is a vector field given है, S is the surface of the cube G, again cubical body है, cube bounded cube G F ये है आपके surface of the cube G bounded by the coordinate planes and the planes x is equal to 1, y is equal to 1, z is equal to। इस पर हम अभी अपनी बात करेंगे कि ये किस तरह हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। पहले प्रॉब्लम के सोल्यूशन को ज़रा सा हम देखते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या है, देखिए आपके पास वेक्टर फील्ड है गिवन 3xi + xyj + 2xzk। उसमें आपको सरफेस इंटीग्रल यानी कि फ्लक्स फाइंड आउट करना है और उसको फाइंड आउट करने के लिए वेक्टर फील्ड गिवन है।
और बता दिया डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करें। तो सबसे पहला काम आपका क्या है कि इस वेक्टर फील्ड से डाइवर्जेंस को कैलकुलेट करना है। डाइवर्जेंस अभी हमने देखा कैसे कैलकुलेट करना है। तो पार्शियली डिफ्रेंशिएट करना है 3x को विद रिस्पेक्ट टू x, xy को विद रिस्पेक्ट टू y एंड 2xz को विद रिस्पेक्ट टू z। इसको पार्शियली डिफ्रेंशिएट करके ऐड अप करेंगे तो आपके पास डाइवर्जेंस ऑफ द वेक्टर फील्ड आ जाएगा। अच्छा, जब आप सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें कैलकुलेट करेंगे लिखेंगे तो 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स, ये आपके पास आ जाएगा डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फील्ड एफ यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। नाउ डाइवर्जेंस थ्योरम को आपने यूज़ करना और डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज़ करना वी हैव दिस इज इक्वल टू, ये है डाइवर्जेंस थ्योरम जो कि स्टेटमेंट में भी हमने चेक किया था। एफ डॉट एन डी एस इज इक्वल टू ट्रिपल इंटेग्रल ओवरऑल सॉलिड जी ऑफ द डाइवर्जेंस ऑफ एफ dv, ये आपको वॉल्यूम प्रोवाइड करता है। अच्छा, ये आपको सरफेस इंटेग्रल क्या देगा, फ्लक्स देगा। तो इन प्लेस ऑफ दैट वी हैव यूज्ड फ्लक्स। नाउ ट्रिपल इंटेग्रल कैलकुलेट करने के लिए डाइवर्जेंस आपको पता है, डाइवर्जेंस की वैल्यू क्या है, डाइवर्जेंस 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स, ये आपने लिख दिया 3 टाइम्स 1 प्लस एक्स। अब इस ट्रिपल इंटेग्रल को आपने उसकी लिमिट्स में कन्वर्ट किस तरह करना है, देखें ट्रिपल इंटेग्रल जिस तरह डबल इंटेग्रल पे हम काम करते हैं या सिंगल इंटीग्रेशन पे काम करते हैं, उसकी लिमिट्स डिफाइन करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन, इस तरह डबल और ट्रिपल इंटीग्रल पे भी उसकी लिमिट्स होती हैं। अगर क्यूबिकल बॉडी हो, एक्स वाई जी हो, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हो, तो उसमें एक्स वाई जी के लिमिट्स गिवन होंगे या किसी तरह हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इसमें प्रॉब्लम में देखें आपको क्या बता रहे थे, प्रॉब्लम में बता रहे थे कि एक्स फ्रॉम 0 to 1, वाई फ्रॉम 0 to 1 एंड जी फ्रॉम 0 to 1, तीनों के लिमिट्स गिवन है। तो इंटीग्रेशन हम यूज़ करेंगे x फ्रॉम 0 to 1, y फ्रॉम 0 to 1 एंड z फ्रॉम 0। दिस इज डाइवर्जेंस dz dy dx। नाउ इसको आप कैलकुलेट करना है आपने, और कैलकुलेट करके इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई कर लेना है। तो बाकी काम सिंपल है। देखो 3 तो सबसे पहले कॉमन कांस्टेंट निकाल लिया, चूँकि कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट मल्टीपल है। नाउ पहले विद रिस्पेक्ट टू z करें हम, जब z के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो z प्लस एक्स जी और इसकी लिमिट 0 to 1 आ जाएगी। जब इसकी लिमिट 0 to 1 आएगी आपके पास, नाउ यू विल फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, जब z की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो आपके पास यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 प्लस एक्स आ जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 0 0, ये ओवरऑल वैल्यू 0 हो जाएगी। तो 1 प्लस एक्स माइनस 0 हो जाएगा। मैंने सब कुछ करके नहीं दिखाया, बस डायरेक्टली बता दिया आपको, 1 प्लस एक्स माइनस 0। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू वाई से इंटीग्रेट करना है इस फैक्टर को 1 प्लस एक्स को। तो जैसे विद रिस्पेक्ट टू z का रिजल्ट आया था z प्लस एक्स जेड 0 to 1, इसी तरह यहाँ पे आएगा y प्लस वाई एक्स या y प्लस एक्स वाई विद रिस्पेक्ट टू y। जब आप इंटीग्रेट करेंगे दिस इज ऑल्सो फ्रॉम 0 to 1, ये भी 0 to 1 लेंगे। जब सब सिंप्लीफाई करेंगे एट द एंड अगेन यू विल गेट 1 प्लस एक्स। ये आपने करके देखना है कि जब विद रिस्पेक्ट टू y आप इस फैक्टर को इंटीग्रेट करेंगे, इस फैक्टर को इंटीग्रेट करेंगे और उसके बाद इसकी लिमिट्स अप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट में अगेन यही वैल्यू आ जाएगी। फिर नेक्स्ट स्टेप में आपने x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करना। अब जब x के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो ये x का फंक्शन है, 1 प्लस एक्स है, तो यहाँ पे आएगा x और यहाँ आएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। नाउ जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो दोनों जगह 1 प्लस 1 माइनस 0, लिमिट 0 आ जाएगी। इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 9/2, ये ओवरऑल रिजल्ट आ जाएगा। तो ये आपको क्या प्रोवाइड करेगा, दिस विल गिव यू द फ्लक्स, यानी कि सरफेस इंटेग्रल, सरफेस इंटेग्रल या ये फ्लक्स प्रोवाइड कर देगा आपको। देखें ये जो बार बार इंटीग्रेशन कर रहे हैं, दिस इंटीग्रेशन इज सेड टू बी रिपीटेड इंटीग्रेशन या आइट्रेटिव इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये होता है कि पहले विद रिस्पेक्ट टू एक वेरिएबल करें, फिर अगेन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड वेरिएबल, फिर अगेन विद रिस्पेक्ट टू थर्ड वेरिएबल। एट द एंड यू विल गेट
फाइनल रिजल्ट। ये है सिंपल तरीके का। दूसरे पार्ट 2 जो क्वेश्चन था, इसमें क्या कह रहे थे, एफ आपको ये गिवन है, ठीक है भाई। एफ एस इज द सरफेस ऑफ द क्यूब, जी बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स, बाउंडेड बाय द कोऑर्डिनेट प्लेन्स एंड द प्लेन्स x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू। पहले तो इनिशियली कोऑर्डिनेट प्लेन से कनेक्टेड है और उसके बाद ऐसे प्लेन से कनेक्टेड है, x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, z इज इक्वल टू 1। अब ज़रा सा मैं हिंट दे रहा हूँ, इसमें प्रॉब्लम इसी तरह है जो हमने ऊपर वाली प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। पार्ट 2 में हिंट में क्या है, इन ईच कोऑर्डिनेट प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन की अगर हम बात करते हैं तो एक 3 डायमेंशनल स्पेस में जो कोऑर्डिनेट प्लेन हो सकते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन, एक्स जेड प्लेन। एक्स वाई प्लेन में z इज इक्वल टू 0 होता है, वाई जेड प्लेन में x इज इक्वल टू 0 होता है और एक्स जेड प्लेन में y इज इक्वल टू 0 होता है। तो जब ईच कोऑर्डिनेट प्लेन के थ्रू ये इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो इसका मतलब इनिशियल वैल्यू x, y, z तीनों की क्या होगी, 0 0 0। दिस इज इनिशियल वैल्यू और फाइनली ये गिवन है x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 1, 0। इस तरह 0 to 1, 0 to 1, 0 to 1 आप इंटीग्रेट करेंगे डाइवर्जेंस को, ये एट दी एंड कैलकुलेट होके बिल्कुल इसी तरह जैसे ये काम किया है ऐसे ये कैलकुलेट होके आपके पास आ जाएगा। ये आपको सरफेस इंटीग्रल या फ्लक्स फाइंड आउट करके देगा। तो डाइवर्जेंस थ्योरम को हम सरफेस इंटीग्रल या फ्लक्स की फाइंडिंग के लिए यूज़ करते हैं। ये आपके पास अनदर प्रॉब्लम है और इसमें एफ वेक्टर फील्ड गिवन है, एस इज द सरफेस ऑफ द टेट्राहेड्रॉन बाउंडेड बाय द प्लेन्स x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0 एंड x प्लस वाई प्लस जी इज इक्वल टू। ये पिछले प्रॉब्लम के मुकाबले में थोड़ा सा डिफरेंट है। तो डिफरेंट क्या है, वहाँ पे प्लेन टू प्लेन कनेक्शन थी, यहाँ पे प्लेन टू प्लेन है लेकिन ये टेट्राहेड्रॉन पे ये सारी बातें हो रही हैं। टेट्राहेड्रॉन आप समझते हैं 3 डायमेंशन में जो एक ट्राइंगल की कंडीशन होती है उसे टेट्राहेड्रॉन कहते हैं। तो उस टेट्राहेड्रॉन के सरफेस के इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है, फ्लक्स फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे हम डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं और डाइवर्जेंस थ्योरम के थ्रू ये सारे काम हो सकते हैं। एफ आपको पता है, एक्स स्क्वायर वाई आई प्लस एक्स वाई स्क्वायर जे प्लस 2xyz की। सबसे पहले तो एफ कंसीडर करें और इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करें। डाइवर्जेंस निकालना आपने सीखा है। ith कंपोनेंट को विद रिस्पेक्ट टू x, jth कंपोनेंट को विद रिस्पेक्ट टू y एंड kth कंपोनेंट को विद रिस्पेक्ट टू z आप क्या करेंगे, इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ एफ। नेक्स्ट स्टेप में जब आप डाइवर्जेंस कैलकुलेट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो एट द एंड डाइवर्जेंस ऑफ एफ यू विल गेट 6xy। तो ये आपके पास आ जाएगा डाइवर्जेंस। नाउ यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम, जब आप डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करेंगे तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप होता है ओवरऑल इस पूरे प्रोसेस में, डाइवर्जेंस थ्योरम में ट्रिपल इंटीग्रेशन की लिमिट्स, जो लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन है उस पे काम करना होता है। अगर ये पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग है तो आप डाइवर्जेंस थ्योरम और एनी टाइप ऑफ इंटीग्रेशन आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बाज़ों का एक्सपीरियंस से आता है और कुछ टेक्निक्स हैं इसके हवाले से डिफाइन की जाती हैं, तो टेक्निक्स के थ्रू कर लेते हैं। अदरवाइज़ ज्योमेट्री पे हमारी पूरी गिरफ्त होनी चाहिए, तो फिर हम ज्योमेट्री से भी, अगर हम किसी टेट्राहेड्रॉन की ज्योमेट्री को 3 डायमेंशन में बनाकर, तो देन वहाँ उसकी ज्योमेट्री और इन इक्वेशन की मदद से हम लिमिट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल वो हमारा ज्योमेट्री का वो वाला टॉपिक नहीं, वो आगे का टॉपिक है एडवांस ज्योमेट्री में कि किस तरह हम ये काम कर सकते हैं। फिल वक्त हम टेक्निक्स, शॉर्ट टेक्निक्स के थ्रू ये चीज़ें देखेंगे, वो याद रखें, और उसके थ्रू ये काम किया जा सकता है।
डाइवर्जेंस आपने कैलकुलेट कर लिया 6xy। नेक्स्ट स्टेप में डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई कर दिया। डाइवर्जेंस ऑफ एफ आपके पास 6xy, ये आपके पास आ गया। नाउ लिमिट्स की जब बात करेंगे तो z इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू, ये गिवन है x 0 y इज इक्वल टू 0। अच्छा, नेक्स्ट प्लेन क्या है, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू 1। यहाँ से आप कैलकुलेट करेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस एक्स माइनस 1। z की वैल्यू आप यहाँ से कैलकुलेट कर लें, दिस इज, तो इसका मतलब z की लिमिट फ्रॉम 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई आ जाएगी। वेरिएबल लिमिट्स हो सकती हैं। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, z की जगह 0 सब्सटीट्यूट करना और y की वैल्यू निकाल लेनी है। z की जगह 0 सब्सटीट्यूट करेंगे, y की वैल्यू निकालेंगे तो y इक्वल आ जाएगा 1 माइनस एक्स के, तो y फ्रॉम 0 टू 1 माइनस एक्स ये आ जाएगा। अच्छा, जब इस y की जगह 0 सब्सटीट्यूट करेंगे तो ये x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे, x यहाँ आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी, तो x फ्रॉम 0 टू 1। इस तरह हम एक शॉर्ट टेक्निक से टेट्राहेड्रॉन की कंडीशन में अगर प्लेन्स इस तरह कनेक्टेड हों तो फिर हम इस शॉर्ट टेक्निक से लिमिट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x फ्रॉम 0 टू 1, y फ्रॉम 0 टू 1 माइनस एक्स एंड z फ्रॉम 1 माइनस एक्स माइनस वाई हम इस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेप में आपने कुछ भी नहीं करना, जस्ट फ्लक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी। ट्रिपल इंटीग्रल 6xy है, ये डाइवर्जेंस 6xy सब्सटीट्यूट कर देना और x फ्रॉम 0 टू 1, y फ्रॉम 0 टू 1 माइनस एक्स एंड z फ्रॉम 1 माइनस एक्स माइनस वाई ट्रिपल इंटीग्रेट करना है। अब इसकी ट्रिपल इंटीग्रेशन आप आइटरेटिव इंटीग्रेशन के तहत काम करेंगे। आइटरेटिव इंटीग्रेशन के तहत का मतलब क्या होता है, रिपीटेड इंटीग्रेशन, बार बार इंटीग्रेशन करना। बार बार से मुराद क्या है, इससे मुराद ये है कि पहले विद रिस्पेक्ट टू z इंटीग्रेट करें आप इस फैक्टर को, फिर विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करें, फिर आखिर में विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेट करें। सबकी लिमिट साथ साथ अप्लाई करते रहें, जो सिंप्लीफाइड फॉर्म में रिजल्ट आएगा वो आ जाएगा फ्लक्स। अब ये एक स्टेप मैं आपको बता रहा हूँ, बाकी आपने खुद करना है। जब 6xy को z के रिस्पेक्ट से करेंगे, देखें यहाँ पे, देन 6xy तीनों कांस्टेंट कंसीडर की जाएंगी। जब कांस्टेंट कंसीडर किया जाएगा तो 6xy की जो इंटीग्रेशन है, ये मैं अलग से आपको बता देता हूँ कि विद रिस्पेक्ट टू z आपने करना है 6xy है dz, z की वैल्यू है z फ्रॉम 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई, ये लिमिट्स, ठीक है। अच्छा, विद रिस्पेक्ट टू z सब के सब कांस्टेंट कोफिशिएंट कंसीडर किए जाएंगे, x भी y भी, तो इसका मतलब ये 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई डी जेड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें कुछ नहीं है तो 1 है, 1 को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा आपका रिजल्ट, 6xy तो एज इट इज़ रहेगा और इसका जो इंटीग्रेशन का आएगा रिजल्ट z आएगा। दिस इज फ्रॉम 0 टू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। लिमिट्स अप्लाई करें, पहले अपर लिमिट्स अप्लाई करते हैं, देन लोअर लिमिट्स, देन दिस इज 6xy। अपर लिमिट्स z की जगह, ओवरऑल पूरे z की जगह 1 माइनस एक्स माइनस वाई और उसके बाद z की जगह माइनस। सिंप्लीफाई आप जब करेंगे तो आपके रिजल्ट क्या आएगा, ये रिजल्ट देगा 6xy इंटू 1 माइनस एक्स माइनस वाई। बाकी इसको आप दोनों फैक्टर्स को मल्टीप्लाई भी करवा सकते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे आ गई इस तरह, 6 कॉमन आ गया। इसी को हमने अलग से देखा है अभी यहाँ पे। सिमिलरली अब ये जो पॉइंट है इसको आप मल्टीप्लाई करें और ये आपके पास आएगा। अब इसे विद रिस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करना है। y के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेट करेंगे तो x को एज अ कांस्टेंट कंसीडर करेंगे, फिर y की लिमिट 0 टू 1 माइनस एक्स लिमिट अप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे काम किया डायरेक्टली। और उसके बाद आखिर में आपने क्या करना है, विद रिस्पेक्ट टू x 0 टू 1 इसे इंटीग्रेट कर देना। तो आखिर में जब आपने इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट करके सिंप्लीफाई करेंगे ये ओवरऑल, ये आपको रिजल्ट दे देगा। तो जब आप इस पे इस तरह काम करेंगे और आखिर में इंटीग्रेट करेंगे, ये फॉर्म आएगी x इंटू 1 माइनस एक्स होल क्यूब डी एक्स माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 6 अपॉन 3। इसको अलग अलग किया है, इस फैक्टर को यहाँ कर दिया माइनस एक्स, इस फैक्टर को यहाँ किया,
6/2, 6/2 और आखिर में ये 3 है 6/3। अब परफॉर्म फर्दर योरसेल्फ। बाकी अब जस्ट x के रिस्पेक्ट से हर एक फैक्टर को इंटीग्रेट करना है। पॉलिनोमियल है ये 1 - x का होल स्क्वायर, इसे एक्सपेंड करेंगे, x से उसको मल्टीप्लाई करेंगे, 0 to 1 लिमिट अप्लाई करेंगे, ये आपको रिजल्ट प्रोवाइड कर देंगे। तो इस तरह एट दी एंड आपको क्या मिल जाएगा, आपको फ्लक्स या सरफेस इंटीग्रल की वैल्यू मिल जाएगी। ये क्वेश्चन है, फाइंड द फ्लक्स ऑफ द वेक्टर फील्ड ओवर द यूनिट स्फीयर। अब क्यूबिक सॉलिड चेंज हो रहा है, पहले सॉलिड जस्ट प्लेन टू प्लेन था, उसके बाद सॉलिड टेट्राहेड्रॉन की बात की, उसके बाद अब स्फीयर की बात हो। स्फीयर समझते हैं कुर्वी पॉइंट जो होता है, गोल होता है, उसका एक रेडियस होता है। स्फीयर की इक्वेशन होती है x² + y² + z² इज इक्वल टू r², जैसे कि सर्कल की इक्वेशन होती है 2 डायमेंशन में, इसी तरह 3 डायमेंशन में स्फीयर की इक्वेशन होती है x² + y² + z² इज इक्वल टू r²। r रेडियस को डिफाइन करता है। अगर यूनिट सर्कल होता है तो हम वहाँ रेडियस की वैल्यू 1 लेते हैं सर्कल में, इसी तरह यूनिट स्फीयर होता है तो रेडियस की वैल्यू 1 ली जाती है। इस तरह x² + y² + z² इज इक्वल टू 1, ये रेडियस है, 1 का स्क्वायर 1, तो इस तरह ये यूनिट स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा। अब इस यूनिट स्फीयर के जो सरफेस है, ऊपरी पार्ट है, इसका फ्लक्स फाइंड द फ्लक्स ऑफ द वेक्टर फील्ड। इस वेक्टर फील्ड का फ्लक्स फाइंड आउट करना है। अब इसके फ्लक्स को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले तो ये वेक्टर फील्ड आप देख लेंगे, इसका डाइवर्जेंस निकाले, डाइवर्जेंस निकालना आपने सीखा है, डाइवर्जेंस जब आप निकालेंगे तो 1 आएगा यूजिंग डाइवर्जेंस थ्योरम। नेक्स्ट स्टेप में डाइवर्जेंस निकालना है, डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करना है। ये सरफेस इंटीग्रल f डॉट एंड ds, ये डाइवर्जेंस थ्योरम आपने यूज़ किया। ट्रिपल इंटीग्रल, डाइवर्जेंस की वैल्यू आई है 1, यहाँ पे 1 सब्सटीट्यूट कर दिया, डाइवर्जेंस 1 आया। अच्छा, ये चीज़ जो आई है, ये अभी हम बात किसकी कर रहे हैं, आपके पास जो सॉलिड है वो सॉलिड एक स्फीयर है, और मैंने आपको बताया था ट्रिपल इंटीग्रल किसी 3 डायमेंशन के वॉल्यूम की वैल्यू को प्रोवाइड करता है। तो चूँकि ये ओवरऑल 1 आ गया, तो ये चीज़ आपको वॉल्यूम ऑफ दी स्फीयर प्रोवाइड, बी रिप्रेजेंट द स्फीयर। वॉल्यूम ऑफ दी स्फीयर बेसिकली क्या होता है, ये आपको पता होगा, इंटरमीडिएट लेवल में आपने सीखा है ये फॉर्मूला। वॉल्यूम ऑफ दी स्फीयर इज इक्वल टू 4/3 सॉलिड स्फीयर, 4/3 πr³, 4/3 πr³। अब r चूँकि ये तो डायरेक्टली इस वॉल्यूम की जगह 4/3 πr³ लिख दिया, चूँकि r 1 है ड्यू टू यूनिट स्फीयर, ये गिवन है यूनिट स्फीयर। सो इन प्लेस ऑफ r जब आप 1 सब्सटीट्यूट करेंगे तो आपको ये जो सरफेस इंटीग्रल है f डॉट एंड ds ये मिल जाएगा 4/3 π, और इसी को बेसिकली हम फ्लक्स कहेंगे। तो ये फ्लक्स भी यही है, सरफेस इंटीग्रल भी यही। तो ये चीज़ बेसिकली प्रॉब्लम्स इस तरह की हैं जिसमें हम डाइवर्जेंस थ्योरम को यूज़ कर रहे हैं। तो सिंपल प्रॉब्लम्स हैं डाइवर्जेंस थ्योरम के, बहुत ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं है। बस बेसिक पॉइंट जो है, ट्रिपल इंटीग्रेशन में आने के बाद लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन को कैसे फाइंड आउट करना है, ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है और ये आपको आना चाहिए। तो इसके लिए बस जो डिफरेंट स्फीयर्स हैं या डिफरेंट सॉलिड्स हैं वो आपको बताएंगे कि इसे कैसे डील करना है। इसी तरह एक और प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में सिलेंड्रिकल सॉलिड की बात की है। सॉलिड डिफरेंट चेंज हो गए। लेट सिग्मा बी द सरफेस ऑफ द सॉलिड क्लोज बाय द सर्कुलर सिलेंडर सर्कुलर सिलेंडर x² + y² is equal to 9 by the circular cylinder and the planes z is equal to 0 and z is equal to 2। दो प्लेन से सिलेंडर कनेक्टेड है, ओरिएंटेड आउटवर्ड ओरिएंटेशन है, अवे फ्रॉम दी सॉलिड है। यूज द डाइवर्जेंस थ्योरम टू फाइंड द फ्लक्स ऑफ द वेक्टर फील्ड एफ। डाइवर्जेंस थ्योरम यूज़ करना है, इस वेक्टर फील्ड के फ्लक्स को फाइंड आउट करना है। ये वेक्टर फील्ड का है, ये इस सरफेस ऑफ दी सिलेंडर पर है। सिलेंडर कौन सा है, सर्कुलर सिलेंडर है।
सिलेंडर के लिए थोड़ा सा हमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को देखना होगा। हम जानते हैं रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, एक्स वाई जी। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आर थीटा जी। जिस तरह पोलर कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर और थीटा, इसी तरह सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स होते हैं आर थीटा जी। अच्छा, इसमें रिलेशन भी है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट को सिलेंड्रिकल और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट को रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। एक्स इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, वाई इज इक्वल टू आर साइन थीटा, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वाई अपॉन एक्स। ये आपके पास कन्वर्जन फैक्टर्स हैं जिसे आप यूज़ करके, और z इज इक्वल टू जेड, यानी कि z में कोई चेंजिंग नहीं है। जो z रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट में होगा वही सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में। इस तरह आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स को डील कर सकते हैं। अच्छा, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में जो तीनों इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आर थीटा जी, इनकी रेंज क्या हो सकती है। अगर ये सर्कुलर सिलेंडर है तो थीटा हमेशा 0 से 2 पाई होगा। सर्कुलर सिलेंडर यानी कि सर्कल का मतलब 1 कंप्लीट रोटेशन, तो इनिशियल 0 to 2 पाई। अच्छा, आर की वैल्यू जो है, आर बेसिकली जनरली आर फ्रॉम ए टू बी, दो रेडियस के इन बिटवीन डिफाइंड होता है। मिनिमम वैल्यू नॉन नेगेटिव होती है हमेशा, यानी कि 0 और 0 से ग्रेटर हो सकती है, यानी कि मिनिमम रेडियस और मैक्सिमम रेडियस भी। अब यहाँ पे चूंकि एक ही सर्कल की बात हो रही है, सर्कुलर पार्ट की बात हो रही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9, दूसरे पार्ट की बात नहीं हो रही, तो हम मिनिमम इसका जो लिमिट लेंगे वो 0 सपोज करें, और मैक्सिमम लिमिट आर यहाँ पे चूंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 9 है, हम ये जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। तो ये आर स्क्वायर से यहाँ पे आर की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, तो आर की लिमिट आ जाएगी 0 से 3, जबकि z की लिमिट्स यहाँ पे प्रोवाइड किया आपको। दो प्लेन के इन बिटवीन है, z इज इक्वल टू 0 से लेके z इज इक्वल टू 2, तो z इन बिटवीन 0। इस तरह आप ये जो है इनकी लिमिट्स को यूज़ करके सरफेस इंटीग्रल यानी कि फ्लक्स को थ्रू ट्रिपल इंटीग्रल फाइंड आउट कर सकते हैं। बाकी इसमें जो सारा काम है वो एक्सचेंज है, चेंजिंग का काम है, और ये कोई मुश्किल नहीं है। देखें, सबसे पहले तो आपने वेक्टर फील्ड जो कि पहले इसकी बात की, इसका डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर, ये करना सीखा है आपने। सरफेस इंटीग्रल को आपने इसे डिफाइन कर दिया, ये है आपका डाइवर्जेंस थ्योरम। डाइवर्जेंस की जो वैल्यू आई थी इसे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया। अब जब आप इस ट्रिपल इंटीग्रल को फाइंड आउट करेंगे तो देखें 3x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर, इसमें से 3 कॉमन निकलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हम ये जानते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में किसके इक्वल होता है, आर स्क्वायर के। तो फौरन से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट टू सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आपने चले जाना है और यहाँ पे इसकी जगह आर स्क्वायर सब्स्टिट्यूट कर देना। 2z ही रहेगा, बिकॉज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में z इज इक्वल टू z रहता है। तो इसका मतलब अब हम कहाँ गए, अब हम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आ गए। जैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स में आने के लिए जो है आपको एक थ्योरम है, इस थ्योरम का सहारा लेंगे। ये थ्योरम क्या कहता है, थ्योरम ये है कि अगर आपके पास कोई सॉलिड के थ्रू किसी फंक्शन को आप वॉल्यूम निकालना चाह रहे हैं ट्रिपल इंटीग्रल के थ्रू, तो सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा फ्रॉम अल्फा टू बीटा, आर फ्रॉम r1 टू r2 एंड z फ्रॉम z1 टू z2, इनकी वैल्यूज एंड लिमिट्स। f ऑफ r cos थीटा r sin थीटा z, यानी कि x की जगह r cos थीटा, y की जगह r sin थीटा, z की जगह z, और dv की जगह r dz dr d थीटा। ये प्रूफ रिजल्ट है जो कि हमने यूज़ करना है। तो r dz dr d थीटा ये बेसिकली आपको एक कन्वर्जन फैक्टर प्रोवाइड करता है रेक्टेंगुलर टू सिलेंड्रिकल। तो इसी चीज़ को यहाँ पे यूज़ किया। ये आपने f ऑफ r cos थीटा प्लस r sin थीटा कॉमा z ये यूज़ कर लिया। यहाँ पे dv की जगह r dz dr d थीटा सब्स्टिट्यूट, और ये लिमिट्स जो आपने डिफाइन की थी यहाँ पे 0 से 2 पाई थीटा की वैल्यू, r 0 से 3 एंड z 0 से 2 ये ना। अब आपने इंटीग्रेशन करना है, वही रिपीटेड इंटीग्रेशन जो अभी अब तक हम करते हुए हैं, जिसे आप आइटरेटिव इंटीग्रेशन कहते हैं। वो काम करेंगे आप स्टेप बाय स्टेप। पहले विद रिस्पेक्ट टू r को पहले इस फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दें,
3r³ प्लस 2rz हो जाएगा। नाउ विद रिस्पेक्ट टू z आप इंटीग्रेट करें, z के रिस्पेक्ट से करेंगे, ये किया स्टेप बाय स्टेप z के रिस्पेक्ट से। उसके बाद विद रिस्पेक्ट टू r आप इंटीग्रेट करेंगे, और उसके बाद आखिर में विद रिस्पेक्ट टू थीटा। ओवरऑल जब आप सिंप्लीफाई करेंगे स्टेप बाय स्टेप एक एक करके, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 279 पाई। ये बेसिक वे है फाइंड आउट करने का। तो ये थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट आपको बता दिया, स्टेप बाय स्टेप आपने एक एक स्टेप को देखना है, करना है, ये आसान है। ये अलग से ये एक मैंने करके दिखाया था, दिस इज नॉट द पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। इसमें मैंने जी को हम किस तरह अलग से इंडिकेट करना, डायरेक्टली वैल्यू सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। ये ओवरऑल जो है बेसिकली इंटीग्रेशन ही है और कुछ भी नहीं है। ये आपने इस तरह एट द एंड फ्लक्स फाइंड आउट करना है। ये प्रॉब्लम है, इसके साथ साथ एक और प्रॉब्लम है, इसमें भी आपको ये कह रहे हैं evaluate this where G is the region that inside the circular cylinder है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16। अब यहाँ पे रेडियस की वैल्यू क्या होगी आपके पास, मैक्सिमम वैल्यू 4 होगी और मिनिमम वैल्यू 0 होगी। एंड बिटवीन द प्लेन्स z इज इक्वल टू -5 एंड 4, z की लिमिट क्या है -5 to 4 है। और चूँकि सर्कुलर सिलेंडर है, थीटा की लिमिट होगी 0 से 2 पे। तो इस तरह आप उसी पिछली प्रॉब्लम की तरह इसको आप सिंपली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये ओवरऑल एक आपके पास जो डाइवर्जेंस थ्योरम को डिफरेंट सॉलिड्स में कैसे अप्लाई कर रहे हैं, और डिफरेंट सॉलिड्स के ज़रिए से किस तरह हम डाइवर्जेंस में अप्लाई करके ट्रिपल इंटीग्रेशन के थ्रू फ्लक्स या फिर सरफेस इंटीग्रल को फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये बेसिकली डाइवर्जेंस थ्योरम का आइडिया है। दैट इज़ फॉर ऑल।